अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम सिल्विया प्लाथ की फर्स्ट बी पोएम्स में से द बी मीटिंग को डिस्कस करेंगे। और इस लेक्चर के अंदर सबसे पहले इस पोएम को समझने के लिए सिल्विया प्लाथ की पर्सनल लाइफ को समझेंगे। उसके अलावा जो फिगर ऑफ स्पीच इस पोएम में यूज हुई हैं, टेक्स्ट को डिस्कस करते हुए वो देखेंगे, जैसा कि एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंस, एसोनेंस, सिमिली, मेटाफर, रिटोरिकल क्वेश्चन, पर्सोनिफिकेशन, कायुरा। और इसके अलावा इस पोएम्स के थीम्स को देखेंगे और सिंबल्स डिस्कस करेंगे। और इस पोएम्स के थीम और सिंबल्स देखने के साथ हमें इस पोएम की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। चलते हैं अपनी पोएटेस की तरफ। पोएटेस सिल्विया प्लाथ 27 अक्टूबर 1932 में इनकी बर्थ है और 11 फरवरी 1963 में इनकी डेथ है, जो कि सुसाइड अटेम्प्ट के अंदर अपनी जान ली थी। सिल्विया प्लाथ के हस्बैंड का नाम टेड ह्यूज है, जिसके बिहेवियर की वजह से, शादी के बाद रूडनेस की वजह से और बुलीज की वजह से सिल्विया प्लाथ मेंटली डिसऑर्डर का शिकार थी, जिस वजह से इसने सुसाइड 3-4 दफा सुसाइड अटेम्प्ट की और थर्ड टाइम में या फोर्थ टाइम में ये कामयाब हुई अपनी जान लेने में। ओवन में अपना सर देके इसने अपनी जान ले ली। तो इस पोएम के अंदर भी, जो कि बी मीटिंग है, डिप्रेस्ड टोन ऑफ पोएटेस हमें देखने को मिलेगी। इस पोएम को अक्टूबर 1962 के अंदर लिखा गया और पहली दफा 1962 में ही इसे पब्लिश किया गया था। उसके बाद एरियल पोएम्स में इसको दूसरी मर्तबा 1965 में इसकी मौत के 2 साल बाद पब्लिश किया गया था। और अगर देखा जाए तो 1962 अक्टूबर के अंदर इसने ये पोएम लिखी है और ठीक 4 माह बाद, जैसे कि 11 फरवरी 1963 में इसने सुसाइड कर रही है। तो पोएम लिखने के 4 महीने के बाद इसकी सुसाइड अटेम्प्ट है, जिसमें इसने अपनी जान ली है। इस पोएम के अंदर हम बी मीटिंग के जरिए एक तो हनी बी के बारे में समझेंगे, दूसरा ये है कि इसकी पर्सनल लाइफ के अंदर जो मेंटली क्लिनिकल इलनेस थी और डिसऑर्डर था, उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अब हम चलते हैं मजीद थोड़े से बैकग्राउंड की तरफ। जब सिल्विया प्लाथ की उम्र 6 साल थी तो इसके फादर, जो कि ओटो प्लाथ हैं, उनकी डेथ हो गई थी। तो इस तरह कम्प्लेक्स इमोशंस का भी जिक्र इस पोएम के अंदर हमें मिलेगा। और इस पोएम्स को बी पोएम्स का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इन पोएम्स के अंदर इसका जो फादर था ओटो प्लेथ, वो बी का बिजनेस किया करता था अपने एक दोस्त के साथ। तो उनके दोस्त की भी डेथ हुई, सिल्विया प्लाथ के फादर ओटो प्लाथ को भी उनकी भी डेथ हुई। तो सिल्विया प्लाथ के ज़हन में एक ये भी कॉन्सेप्ट था कि शायद इन बीज की वजह से इनकी मौत जो है फादर की हुई थी। बहरहाल ये सारी चीजों को मेंटली डिसऑर्डर ऑफ पोएटेस को माइंड में रखते हुए, उसकी पर्सनल हार्डशिप्स को माइंड में रखते हुए, जैसे कि टेड ह्यूज इसके साथ अनफेयर रहे शादी के बाद, हालांकि इनकी लव मैरिज थी, और इसके अलावा वो दूसरी लड़कियों में इंटरेस्टेड हुए, जिस वजह से सिल्विया प्लाथ को मेंटली इलनेस का और डिसऑर्डर का भी सामना करना पड़ा। और ये डिप्रेस्ड थॉट्स इस पोएम के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे। ये इंट्रोडक्शन इसलिए करवाया है ताकि पोएम की टेक्स्ट समझना आसान हो जाए, क्योंकि लफ्जी मीनिंग बी पोएम्स के अंदर जो बी मीटिंग है या बी रिचुअल्स हैं, वो देखने को मिलेंगे शहद की मक्खी के। लेकिन एक्चुअल टेक्स्ट के अंदर डीपली देखने की कोशिश की जाए तो इस पोएम के अंदर सिल्विया प्लाथ की पर्सनल लाइफ मिलेगी। तो ये ड्यूल एंगल के साथ हम डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी टेक्स्ट देखते हैं। उसके अलावा जो फिगर ऑफ स्पीच आपके सामने है, जैसे एलिट्रेशन है, कॉन्सोनेंस है, एसोनेंस है, सिमिली है, एनाफोरा है, रिटोरिकल क्वेश्चन है, पर्सोनिफिकेशन है या कायुरा है, ये देखेंगे। उसके अलावा थीम्स कुछ डिस्कस किए जाएंगे और सिंबल्स को मेंशन किया हुआ है। ये हाईलाइटेड फॉर्म में आपके सामने मौजूद है, आप इजीली इसको देख सकते हैं। चलते हैं अपनी पोएम की टेक्स्ट की तरफ। हु आर दीज पीपल, ये लोग कौन हैं? एट द ब्रिज, जो इस पुल पर हैं। इसका मतलब यहां हमें यह पता चल गया कि ये सेटिंग जो है वो इस पोएम की फर्स्ट लाइन में बताई गई है।
वो सेटिंग ये है कि एक पुल के करीब कुछ लोग जमा हैं, और क्यों जमा हैं? टू मीट मी, मुझे मिलने के लिए। और साथ ही उसने क्वेश्चन मार्क दिया है, जिसे रिटोरिकल क्वेश्चन कहते हैं। रिटोरिकल क्वेश्चन एक ऐसे क्वेश्चन को कहते हैं जिसका आंसर पोएट या पोएटेस को मालूम होता है, लेकिन वो जो रीडर्स हैं उन तक बात पहुंचाने के लिए क्वेश्चन मार्क का यूज करती हैं। तो हु आर दीज पीपल एट द ब्रिज टू मीट मी, मुझे मिलने के लिए जो लोग आए हैं पुल पर वो कौन है? तो यहां इस सेंटेंस में हमें यह भी पता चलता है कि किस हद तक पोएटेस मेंटली तौर पर आइसोलेशन का शिकार है, क्योंकि जो लोग उसके सामने हैं वो उसे पहचान नहीं पा रही। तो जो सोसाइटी के साथ आइसोलेटेड पर्संस होंगे या डिप्रेस्ड पर्संस होंगे, वो इसी तरह का बिहेवियर शो करेंगे। नेक्स्ट है दे आर द विलेजर्स, ये देहाती हैं। द रेक्टर, एक इनमें पादरी है। द मिडवाइफ, एक इनमें आया है जिसे दाई कहते हैं। द सेक्शन, वो जो गोरकुन, सेक्शन गोरकुन को कहते हैं कब्रें निकालने वाला, चर्च में जो होता है वो है। द एजेंट ऑफ बीस, और एक बीस का एजेंट है। अच्छा, एक और अहम चीज ध्यान में रखें, उसने रेक्टर, मिडवाइफ, सेक्सटन, एजेंट, इन सब से पहले दा का यूज किया है। तो हमें यह भी पता चला कि फर्स्ट लाइन में वो अपने आप को सोशली आइसोलेशन का शिकार है। सेकंड लाइन में पता चल रहा है कि दूसरे लोगों को वो बड़ी अहमियत दे रही है, दा का वर्ड शो कर रहा है, क्योंकि जो दूसरों को अहमियत देते हैं वो भी मेंटली इलनेस का लोग शिकार होते हैं। तो यहाँ पोएटेस जो है वो खुद अपने आप को थोड़ा सा घटिया, अदना या हकीर समझती है। इन दो लाइंस में हमें पता चल गया, और दूसरों से फिर बिल्कुल अलग थलग कंसिडर करती है। थर्ड लाइन की तरफ चलें। इन माई स्लीवलेस समरी ड्रेस, अपने बारीक से लिबास के अंदर, आई हैव नो प्रोटेक्शन, मुझे कोई भी तहफुज नहीं है। तो यहां हमें पता चला कि यहां नो प्रोटेक्शन का वर्ड ये शो कर रहा है कि पोएटेस वल्नरेबल स्टेट में है, हमले की जद में है, क्योंकि वो अपने आप को इनसिक्योर फील कर रही है। एंड दे आर ऑल ग्लव्ड एंड कवर्ड, और दूसरे सारे लोग ग्लव्ड, दस्ताने पहने हुए हैं, एंड कवर्ड, और उन्होंने अपने आप को ढांपा हुआ है। व्हाई डिड नोबडी टेल मी, और फिर क्वेश्चन मार्क, रिटोरिकल क्वेश्चन में उसने कहा कि दूसरे लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया। इसका मतलब यह है कि वो शिकायत कर रही है सोसाइटी से जो इसको इग्नोरेंट रखे हुए है। 5 लाइन और लास्ट लाइन है फर्स्ट स्टैंजा की। दे आर स्माइलिंग एंड टेकिंग आउट वेल्स, वो मुस्कुरा रहे हैं और नकाब हटा रहे हैं। टैग टू एंशियंट हैट्स, और उन्होंने अपनी कदीम हैट्स या टोपियां पहनी हैं। टैग फासन करने के मीनिंग में, पहनने के मीनिंग में। फर्स्ट स्टैंजा 5 लाइंस पे खत्म होते हैं। इसी तरह इस सारी पोएम के अंदर तकरीबन 11 स्टैंजाज हैं, जो कि 11 क्विंटन्स हैं। क्विंटन कहते हैं 5 लाइन के स्टैंजा को। तो अगर ओवरऑल इस पोएम की स्ट्रेंथ देखी जाए तो इसकी लेंथ बनती है 55 लाइंस, क्योंकि 5 लाइंस के 11 स्टैंजास हमें मिलेंगे। तो सेकंड स्टैंजा की तरफ चलते हैं। आई एम न्यूड एज अ चिकन नेक, मैं एक चिकन या चूजे की गर्दन की तरह बरहना हूं, जैसे उसकी गर्दन नंगी होती है, न्यूड नेक के लिए यूज करते हैं। डस नोबडी लव मी, क्या मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मतलब मैं जो है ना वो वल्नरेबल स्टेट में हूँ, इनसिक्योर हूँ, और किसने मुझे बताया नहीं है कि मैं भी अपने आप को ढांप लेती या कोई ग्लव्स वगैरह या इस तरह की चीजें प्रोटेक्शन की पहनती। यस, हियर इज द सेक्रेटरी ऑफ बीस, यहाँ सेक्रेटरी ऑफ बीस है, विद हर वाइट शॉप स्मोक, और वो सफेद रंग का लिबास लेकर आई है। बटनिंग द कफ्स एट माई रिस्ट, वो मेरी कलाई पर बटन बंद कर रही है। एंड द स्लिट फ्रॉम माई नेक टू द नी टू माई नीज, और मेरी गर्दन से लेके मेरे घुटनों तक जो दरमियान में शगाफ था या जो दरमियान में रास्ता था, उस नैरो ओपनिंग को भी वो बंद कर रही है। इसका मतलब है कि सेक्रेटरी ऑफ बीस ने आके थोड़ी सी प्रोटेक्शन दी है पोएटेस को। नाउ आई एम मिल्क वीड सिल्क, मैं अब मिल्क वीड के पौधे की तरह दिखाई दे रही हूं, जो रेशमी होता है, ये रेशम की तरह का। द बीस विल नॉट नोटिस, इसलिए मक्खियां मुझे नहीं देखेंगी। दे विल नॉट स्मेल माई फियर माई फियर माई फियर, वो मेरे अंदर का डर महसूस नहीं करेंगी, नहीं करेंगी, नहीं करेंगी। यहां पर इनसिक्योरिटी पोएटेस की नजर आ रही है। असल में मिलने जा रही हैं वो मक्खियों से, तो मक्खियां वो डेंजरस समझती है, इसलिए वो हमले की जद में अपने आप को फील कर रही है। फीमेल के साथ भी अटैचमेंट है हनी बी की, तो इस अंदाज में उसने कहा है
कि मेरे डर को मक्खियां पहचान नहीं सकती। उसके बाद विच इज द रेक्टर नाउ, अब ये जो पादरी था वो कौन है? इज इज इट दैट मैन इन ब्लैक, क्या ये ब्लैक लिबास के अंदर जो आदमी था वो है? उसके बाद विच इज द मिडवाइफ, ये जो आया थी या दाई थी ये कौन है? इज दैट हर ब्लू कोट, क्या ये नीले कोट वाली है जिसने नीला कोट पहना हुआ है? तो इसका मतलब ये है कि अब उन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपाई है और मुख्तलिफ लिबास जब मलबूस किए हैं तो इस अंदाज में पोएटेस गेस लगा रही है उनके बारे में। नेक्स्ट 13 नंबर लाइन में, नेक्स्ट पेज पे चलें। एवरीबॉडी इज नोटिंग अ स्क्वायर ब्लैक हेड, हर एक चौरस रंग का एक स्याह किस्म का जो कपड़ा है या फिर हेड क्लॉथ है या कैप है या टोपी है उसको हिला रहे हैं। दे आर नाइट्स इन विजर्स, विजर जो है वो चेहरे पे पहनने वाला मास्क होता है, वो ऐसे सरदार लग रहे हैं जिन्होंने चेहरे के ऊपर अपने आप को छुपाया हुआ है, प्रोटेक्शन, जैसे जंगों के अंदर अपने चेहरे के ऊपर लोहे के लिबास पहने जाते थे। उसके बाद है ब्रेस्ट प्लेट्स ऑफ चीज क्लॉथ नॉटेड अंडर द आर्म पिट, इन्होंने बगलों के नीचे जो ब्रेस्ट प्लेट हैं या जरा बरकत बख्तर हैं जो सीने के ऊपर बांधी जाती हैं वो बांधी हुई हैं, लेकिन साथ उसने वर्ड यूज किया है चीज क्लॉथ, इसका मतलब है बारीक कपड़े की। तो हम ये कह सकते हैं कि पोएटस ये बताना चाहती है कि इन्होंने प्रोटेक्शन तो यूज की है लेकिन वो बहुत ज्यादा हल्की प्रोटेक्शन यूज की है, इसका मतलब ये है कि कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं किया। नेक्स्ट है देयर स्माइल्स एंड देयर वॉइसेस आर चेंजिंग, उनकी आवाजें और उनकी मुस्कुराहटें बदलती जा रही हैं, तब्दील होती जा रही हैं। आई एम लेड थ्रू अ बीन फील्ड, और मुझे एक फलियों के खेत से ले जाया जा रहा है। इस लाइन में हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जब बी रिचुअल के लिए जा रहे हैं तो पोएटेस कहती है आई एम लेड, मुझे ले जाया जा रहा है। तो ये बात क्लियर हुई कि वो अपनी मर्जी से नहीं जा रही, माशरे के कुछ लोग हैं जो उसको अपनी मर्जी से चला रहे हैं और लेकर जा रहे हैं। स्ट्रिप्स ऑफ टिन फॉइल्स विंकिंग लाइक पीपल, वो जो टिन फॉइल की वो हल्का सा एक परिंदों के जैसे पंख से होती हैं, वो खेतों के अंदर लगाए जाती हैं को ताकि दूसरे परिंदे जो हैं वो खेतों को नुकसान ना पहुंचाएं। तो कहता है कि हल्की हल्की जो उनकी आंखें आंखें नुमा है वो लोगों की तरह दिखाई दे रही हैं। फीदर्स डस्टर्स फैनिंग देयर हैंड्स, और वो ऐसे लग रहे हैं जैसे उनके हाथों के साथ उनको हवा दी जा रही हो। इन द सी ऑफ बीन फ्लावर, इस बीन फ्लावर या फलियों के फूलों के समंदर के अंदर, मतलब कि इन दो लाइनों का सादा सा मतलब ये है फलियों का एक खेत है जिसके अंदर बहुत ज्यादा हाथों की हवाओं के साथ उसको लहराया जा रहा है और वहां पर दूसरे परिंदे नुकसान ना पहुंचाएं, हल्की फुल्की प्रोटेक्शन यूज की गई है। क्रीमी बीन फ्लावर्स विद ब्लैक आईज, वो क्रीमी बीन की कुछ फूल हैं, फलियों के फूल खिले हुए हैं और उनके दरमियान बारीक ब्लैक या स्याह रंग की आंखें नुमाया नजर आ रही हैं। एंड लीव्स लाइक बोर्ड हार्ट्स, और उनके पत्ते ऐसे दिखाई देते हैं जैसे बोझल दिल हो। तो देखें हमें यहाँ दो लफ्ज नजर आए हैं, एक तो बीन फ्लावर्स की ब्लैक आईज का जिक्र किया गया है, दूसरा लीव्स को बोर्ड हार्ट्स के साथ कंपेयर किया गया है। तो बोर हार्ट का ब्लैक आईज का यूज करना पोएटेस की इनर कम्प्लेक्सिटीज, इनर फियर और इनर थॉट्स, डिप्रेस्ड थॉट्स को बयान करता है। जाहिरी तौर पर वो फलियों को देख रही है लेकिन चूंकि वो अंदर से उदास है तो उसको फलियों की रंगत भी ब्लैक आइज की तरह और इसी तरह बोर हार्ट की तरह दिख रही है या नजर आ रही है। इज इट ब्लड क्लॉट्स, साथ ही उसने कहा क्या ये खून के लोथड़े हैं? तो देखिए जो अंदर से डिप्रेस्ड बंदा है उसे हर चीज उदास और उजड़ी हुई और वीरान ही नजर आती है, जैसे खून। तो ये तीनों चारों अगर देखा जाए तो सिंबल हैं उसकी डेथ के, और उसकी बाद में सुसाइड भी 4 मंथ बाद मैंने बताया कर ली उसने। तो इज इट दैट ए ब्लड क्लॉथ द टेंड्रिल्स आर ड्रैगिंग अप दैट स्ट्रिंग, क्या ये खून के लोथड़े हैं जो हल्के अंदाज में आगे की तरफ ले जाए जा रहे हैं? नो नो, और पहले उसने रिटोरिकल क्वेश्चन किया कि क्या ये खून है, मतलब पहले ब्लैक आईज फिर बोर्ड हार्ट और फिर खून, और फिर कहा नहीं नहीं ये खून नहीं है, इट इज स्कारलेट फ्लावर, ये तो फूल है। बात करने का मकसद ये है कि पोएटेस को स्कारलेट फ्लावर भी खून के धब्बों की तरह दिखाई दे रहे हैं।
ये आप पीक पॉइंट समझ सकते हैं पोएटेस की एंग्विश का। डेट विल वन डे बी इडिबल, और एक दिन ये जो स्कारलेट फ्लावर हैं ये फलियां बन के एक दिन खाने के काबिल हो जाएंगी। तो खाने वाली चीजें उसे खून दिखाई दे रही हैं। नाउ दे आर गिविंग मी अ फैशनेबल व्हाइट स्ट्रॉ इटालियन हैट, अब वो एक फैशनेबल इटालियन हैट मुझे दे रहे हैं जो सफेद कलर की है, इनोसेंस की अलामत है। एंड अ ब्लैक वेल, और एक स्याह नकाब दिया हुआ, डेट मोल्ड्स टू माई फेस, जो मेरे चेहरे के ऊपर है। दे आर मेकिंग मी वन ऑफ देम, वो मुझे अपने जैसा बनाना चाहते हैं। इस लाइन के अंदर भी अगर इसको इंटरप्रेट किया जाए तो हम देख सकते हैं कि वो लोगों जैसी नहीं है, क्योंकि इसकी पर्सनल आइडेंटिटी है सिल्विया प्लाथ की, इसके यूनिक थॉट्स हैं, इसकी लिबरल माइंड और इसकी जो फ्रीडम वाली लाइफ है वो इसकी पर्सनल लाइफ है। लेकिन लोग इसको रवायात का कैदी बनाना चाहते हैं, लोग इसको अपने अहकामात का गुलाम बनाना चाहते हैं, इसलिए उसने वर्ड यूज किया है दे आर मेकिंग मी वन ऑफ देम, वो मुझे अपने जैसा बनाना चाहती हैं। हालांकि मैं उन जैसी तो हरगिज भी नहीं हूं, मैं तो अपनी शनाख्त, अपनी आइडेंटिटी, अपनी सारा जो है वो मेरा सिस्टम अलहदा से है, खुद ही मेरी अपनी है। तो दे आर लीडिंग मी टू द शोन ग्रूव, वो मुझे उस झुंड की तरफ ले जा रहे हैं। द सर्कल ऑफ हाइव्स, जहां पर मक्खियों के छत्ते हैं, वो गोल दायरे के अंदर मक्खियों के छत्ते जहां रखे हुए हैं, आर्टिफिशियल मक्खियों के छत्ते, वहां उस झुंड की तरफ मुझे ले जाया जा रहा है। तो हमें यह भी पता चल रहा है कि नंबर एक तो वो इस बी रिचुअल के अंदर जाना नहीं चाहती, दूसरा यह है कि उसे डर भी लग रहा है, तीसरा यह है कि लोग उसे जबरदस्ती ले जा रहे हैं। तो इस तमाम चीजों को अगर पर्सनल लाइफ पे डाला जाए तो वो मेंटली डिसऑर्डर और डिप्रेस टोन का भी शिकार है। उसकी वजह यह है कि उसे जो खाने की चीजें हैं वो भी खून जैसी दिखाई दे रही हैं। नेक्स्ट पेज की तरफ देखें। इज इट द हॉथॉर्न दैट स्मेल सो सिक, क्या ये हॉथॉर्न के कांटे हैं या फूल हैं या पौधे हैं जिनकी इतनी बदबू आ रही है। असल में हॉथॉर्न की इतनी तेज बदबू होती है जैसे किसी मुर्दे की बदबू या किसी और गंदी से गंदी चीज की बदबू होती है, जिसको सूंघने से ही बंदा जो है वो परेशान हो जाए। तो इसलिए वो कह रही है ये इतनी ज्यादा बदबू हॉथॉर्न की है। द बैरन बॉडी ऑफ हॉथॉर्न एथराइजिंग इट्स चिल्ड्रन, ये हॉथॉर्न के बंजर जो अजसाम हैं ये अपने बच्चों को भी खौफजदा कर रहे हैं। बच्चों से खौफजदा करने से मुराद ये है कि जो छोटे पौधे हैं वो भी इसकी इस नफरत अंगेज बदबू से बहुत ज्यादा परेशान। इट इज सम ऑपरेशन, इज इट सम ऑपरेशन दैट इज टेकिंग प्लेस। अब यहाँ रिटोरिकल क्वेश्चन फिर किया है कि क्या ये कोई ऑपरेशन है जो वो कुपजीर होने वाला है या नमूदार होने वाला है, या जिसके बारे में हम जा रहे हैं उसे अभी क्लियरेंस नहीं है कि वो जा किस तरफ रहे हैं, क्योंकि मेंटल डिसऑर्डर उसे कोई भी चीज सर्टेनिटी के साथ उसके सामने नहीं ला पा रहा। तो उसे अभी चीजें कंफर्म नहीं है, क्योंकि उसे इन तमाम चीजों के बारे में मेंटली तौर पर सेटिस्फेक्शन भी महसूस नहीं हो रही। कहती है क्या ये कोई ऑपरेशन है जो होने जा रहा है। इट इज द सर्जन, इट इज द सर्जन माई नेबर्स आर वेटिंग फॉर, क्या ये कोई सर्जन है जिसके लिए मेरे हमसाए इंतजार कर रहे हैं। दिस ऑपरेशन इन अ ग्रीन हेलमेट, और ये जो भूतनुमा इंसान नजर आ रहा है सबज हेलमेट पहने हुए, ये तो वो है, मतलब कि ये भूतनुमा इंसान है, ये सर्जन है। उसके बाद कह रही है कि शाइनिंग ग्लव्स एंड वाइट सूट, सफेद रंग के सूट पहने हुए और चमकदार दस्ताने पहने हुए हैं लोग। इट इज इट द बुचर, क्या ये कसाब है। द ग्रोसर, क्या ये पंसार वाला है, दुकानदार है। द पोस्टमैन, या कोई डाकिया है। समवन आई नो, या कोई ऐसा बंदा है जिसको मैं जानती हूँ। इट मीन्स दैट, फिर हिस्टोरिकल क्वेश्चन करके वो ये बताना चाहती है कि हम किधर जा रहे हैं, हम कौन हैं, हम सारे किस तरफ जा रहे हैं। तो बी रिचुअल के बारे में हमें उसकी अनसर्टनिटी भी और लैक ऑफ नॉलेज भी शो हो गया जिस तरफ उसे माशरा ले जा रहा है। आई कांट रन, और अब वो कहती है कि मैं यहां से भाग नहीं सकती, क्योंकि आगे वो जाना नहीं चाहती, बी से वो खौफजदा है, और अब यहां से वो भाग भी नहीं सकती। जब इंसान जिंदगी के गर्दाब में फंस जाता है, जैसे कि सिल्विया प्लाथ की पर्सनल लाइफ, मैट्रिमोनियल लाइफ बहुत ज्यादा परेशान कुन हालात से गुजर रही है,
तो फिर उसके लिए जीना भी उतना ही मुश्किल हो जाता है जितना इंसान के लिए मरना मुश्किल होता है। तो ना वो बेचारा जी पा रहा होता है और ना ही वो जिंदा है। तो इसलिए वो यहाँ इस लाइन में एग्जैक्ट वर्डिंग यूज करते हुए कहती है आई कैन नॉट रन, मैं नहीं भाग सकती, आई एम रूटेड, क्योंकि मेरी जड़ें पेवस्त हैं जमीन में, एंड द गॉर्स हर्ट्स मी, और ये जो कांटे हैं, गॉर्स फूल या कांटों के लिए यूज किया गया जो एक खास पौधे के ऊपर नुकीले से उगते हैं, तो ये जो नुकीले कांटे हैं ये मुझे तकलीफ पहुंचा रहे हैं। विद इट्स येलोइंग पर्सिस, जो ऊपर जर्द रंग के जरदाने से और नोके से बनी हुई है, इट्स स्पाइकी आमरी, जो इसके नोकदार ऊपर किनारे हैं वो मुझे तकलीफ दे रहे हैं। तो इन दो लाइंस में उसने गॉर्स नामी पौधे के नुकीले कांटों की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि नंबर एक तो मुझे ये तकलीफ पहुंचा रहे हैं और दूसरे नंबर पर मैं यहां से भाग भी नहीं सकती। तो असल में जिंदगी से छुटकारा भी नहीं पाया जा सकता और इस जिंदगी की परेशानियों को हमने फेस भी करना होता है, जैसे कि इन दो लाइंस में सिल्विया प्लाथ शो कर रही है। फिर कहती है आई कुड नॉट रन विदाउट हैविंग टू रन फॉर एवर, वो कहती है कि मैं यहां से भाग नहीं सकती जब तक मैं ये ना समझ लूं कि फिर मैं हमेशा हमेशा के लिए भागूंगी। हमेशा से भागने से मुराद ये है जो रुके तो कोहे गरां थे हम, जो चले तो जान से गुजर गए, गमे आश की तरह शुक्रिया हम कहां कहां से गुजर गए। वो कह रही नंबर एक तो मैं भाग नहीं सकती, नंबर दो अगर भागूंगी तो फिर जान से जाऊंगी, मतलब फिर मैं बचूंगी नहीं। इसी वजह से हमें 4 महीने, उसके 4 महीने बाद जो उसकी सुसाइड अटेम्प्ट है उसका इशारा भी इस लाइन में मिलता है। द व्हाइट हाइव इज स्नग एज अ वर्जन, और ये जो सफेद छत्ता है मक्खियों का ये ऐसे ही आरामदेह है जैसे एक दोशीजा होती है, वर्जन दोशीजा के लिए यूज करते हैं। अच्छा, ये बी रिचुअल इसलिए किया जाता है ताकि ओल्ड क्वीन को मारा जाए और न्यू क्वीन जो है वो बनाई जाए। तो यहां पर वो वर्जन इसलिए क्वीन के लिए भी यूज कर सकते हैं। सीलिंग ऑफ हर ब्रूड सेल्स, ये अपने सेल्स को या खुलियों को बिल्कुल बंद किए हुए है मलका, हर हनी और अपने शहद को भी बंद किया हुआ है। एंड क्वाइटली हमिंग, और बिल्कुल खामोशी के साथ या आहिस्तगी के साथ गुनगुना रही है, ये जो वर्जन नजर आ रही है। नेक्स्ट पेज में स्मोक रोल्स एंड स्कॉव्स, स्कॉव्स इन द ग्रूव, इस झुंड के अंदर धुआं जो है वो बुलंद किया जा रहा है। और आपको पता है मक्खियों को भगाने के लिए किसी चीज को आग लगा के धुआं लगाया जाता है जिसकी वजह से मक्खियों को मारा जाता है या भगाया जाता है या साइड पे किया जाता है या हटाया जाता है। तो यहाँ धुएं के उठते हुए अंबार नजर आ रहे हैं दरख्तों की झुंड में। द माइंड ऑफ हाइव थिंग्स, अब मलका ये समझती है या मक्खियां ये समझती हैं कि दिस इज द एंड ऑफ एवरीथिंग, अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। खत्म इसलिए हो जाएगा क्योंकि धुआं लग गया है, लोगों ने हमला कर दिया है, लोगों ने अटैक कर दिया है छत्ते के ऊपर। जब वो हमला करेंगे तो हर चीज तबाह बर्बाद करके रख देंगे इस छत्ते की। हेयर दे कम, और वो यहाँ आ रहे हैं। तो यहाँ इन दो लाइनों में एक तो मक्खियों के ऊपर हमला और दूसरे नंबर पर सिल्विया प्लाथ की अगर पर्सनल लाइफ को देखें तो वो भी तो इनसिक्योर ही है ना इस सोसाइटी के अंदर। तो वो समझती है कि अब लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। दे हेयर दे कम, वो यहां आए। द आउटराइडर्स, और ये जो हमला करने वाले थे, ऑन देयर हिस्टेरिकल इलास्टिक, वो ऐसे फैले हुए हैं वजदानी हालात में और बहुत ज्यादा वहशियाना अंदाज में कि उनकी कोई हद नहीं। इफ आई स्टैंड वेरी स्टिल, लेकिन साथ ही वो कहते हैं कि अगर मैं इसी तरह खड़ी रही, दे विल थिंक आई एम कोपालसी। कोपारसी जो है वो एक पौधे को कहते हैं, तो वो ये समझेंगे कि मैं एक प्लांट हूं, एक पौधा हूं, मतलब कि मक्खियां मुझे नहीं पहचानेंगी। अ गुलिबल हेड अनटच्ड बाय देयर एनिमोसिटी, और मुझे जो है वो उनकी दुश्मनी मोल नहीं लेनी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट एंजे में है नॉट इवन नोडिंग, ना सिर्फ हिलाते हुए, अ पार्सोनेज इन अ हेजग्रीव, अब हेजग्रीव के पौधे के पास एक आदमी है जो अपने आप को हरकत दे रहा है। द विल्जर्स ओपन द चैम्बर्स, अब देहातियों ने ये कमरे खोल दिए हैं, मतलब छत्ते खोल दिए हैं। दे आर हंटिंग द क्वीन, अब वो मलका की तलाश कर रहे हैं, मलका की क्या का शिकार कर रहे हैं। इज शी हाइडिंग, अब वो कहती है कि क्या अब मलका छुप रही है। इज शी ईटिंग हनी, क्या वो अंदर शहद खा रही है अपने छत्ते में। इज शी वेरी क्लेवर, क्या ये बहुत ज्यादा चालाक है। शी इज ओल्ड ओल्ड ओल्ड, ये बहुत बूढ़ी बहुत बूढ़ी बहुत सियानी है। शी मस्ट लिव अनदर ईयर, उसे एक और साल जिंदा रहना चाहिए। एंड शी नोस इट, और वो इसको जानती है कि वो एक और साल जिंदा रह सकती है। while in their finger joint cells the new virgins,
जबकि उनके उसी खुलियों के अंदर नई दोशीजाएं भी मौजूद हैं। ड्रीम्स ऑफ अ ड्यूल दे विल विन एविटेबली। और अब ये जो लड़ाई का ख्वाब है वो नागुजीर अंदाज में लोग जीत जाएंगे। उसकी वजह यह है कि ये मलका हार जाएगी और लोग जीत जाएंगे। और दूसरे लफ्जों में सिल्विया प्लाथ जिंदगी की दौड़ में हार जाएगी और इसको अजियत देने वाले जीत जाएंगे, क्योंकि उसका हस्बैंड दूसरी लड़कियों के अंदर इंटरेस्टेड है। तो यहां पर दोनों लाइन से दोनों मैसेजेस हमें इन लाइन में मिलते हैं। अ कर्टन ऑफ वैक्स डिवाइडिंग देम फ्रॉम द ब्राइड फ्लाइट। अब ये जो एक वैक्स का पर्दा है वो इस ब्राइड या इस मलका या इस दुल्हन की फ्लाइट या प्रवास के दरमियान एक रुकावट पैदा कर रहा है। द अप फ्लाइट ऑफ द मर्डरस इनटू अ हेवन दैट लव्स हर, कि वो अपनी प्रवास जो है वो आसमानों की तरफ करेगी जिससे वो मोहब्बत करती है। द विल्जर्स आर मूविंग द वर्जन्स। अब देहाती उस दोशीजाओं की तरफ बढ़ रहे हैं हमला करने के लिए। देयर विल बी नो किलिंग, लेकिन चूंकि वो अब साइड पे हो गई है तो इसलिए अब खून रेजी नहीं होगी। द ओल्ड क्वीन डज नॉट शो हर सेल्फ। उसकी वजह यह है कि ये बूढ़ी मलका अपने आप को दिखाएगी नहीं, वो सामने ही नहीं आएगी। तो इज शी सो अनग्रेटफुल, क्या वे बहुत ज्यादा नाशुक्री है। इस लाइन में भी हमें ये पता चलता है कि नंबर एक तो उसने मलका को, लोग जो है वो मलका के ऊपर हमला कर रही हैं और वो अपनी जान बचा के छुपी हुई है। और दूसरे नंबर पर नंबर एक जान बचा के छुपी है और दूसरे नंबर पर लोग उसे नाशुक्री भी कह रहे हैं। मतलब कि नंबर एक वो अपनी जान बचा रही है और इसके बावजूद लोगों के इल्जामात भी ले रही है। तो ये मक्खियों की तरफ भी, लेकिन इसकी पर्सनल लाइफ की तरफ भी इशारा मिलता है। लोग मारते भी हैं और ऊपर से कहते हैं कि तुम रोते क्यों हो, अजियत भी देते हैं, तकलीफ भी देते हैं और साथ रोने भी नहीं देते। इतनी जालिम दुनिया है ये। तो ये हम सिल्विया प्लाथ की जब पर्सनल लाइफ को डिस्कस करें तो ये सारी चीजें हमें खून के आंसू रुलाने की तरफ ले जाती हैं। आई एम एग्जॉस्टेड, वो कहती मैं थक गई हूँ। आई एम एग्जॉस्टेड, मैं थक गई हूँ। तो यहां भी हमें पता चल रहा है कि वो जिंदगी की दौड़ लगा लगा के थक चुकी है। पिलर ऑफ वाइट इन अ ब्लैक आउट ऑफ नाइव्स, ऐसे जैसे एक स्तून बनी हुई है सफेद रंग का, जैसे छुरियां उसके इर्द गिर्द हों। आपने देखा होगा जब किसी लड़की को सामने खड़ा किया जाता है और मैजिशियंस उसको छुरियां मारते हैं और कोई भी छुरी उसको नहीं लगती, बहुत तेजी से जब छुरियां फेंकते हैं तो वो बड़ी कॉन्फिडेंट होती है। इसलिए वो कह रही है कि पिलर बन के वो मैं खड़ी हुई हूं। आई एम द मैजिशियंस गर्ल हु डज नॉट फ्लिंच। अब मैं एक मैजिशियन की लड़की हूं जो खौफ नहीं खाती, डरती नहीं है। द विल्जर्स आर अनटाइंग देयर डिसगाइसेस। अब देहाती अपने बहरूपिये उतार रहे हैं जो मास्क वगैरह पहने हुए थे। दे आर शेकिंग हैंड्स, वो हाथ मिला रहे हैं एक दूसरे से। हुज इज दैट लॉन्ग व्हाइट बॉक्स इन द ग्रोव, ये जो सफेद रंग का बड़ा सा डिब्बा है ये किसका है। अच्छा, जाहरी तौर पर हम चूंकि बी पोएम पढ़ रहे हैं तो व्हाइट बॉक्स, जो लॉन्ग व्हाइट बॉक्स है, ये हमें मक्खियों के छत्ते की तरफ इशारा देता है जो झुंड के अंदर या ग्रुप के अंदर मौजूद है। लेकिन अगर हम इनर थॉट्स को देखें और कम्प्लेक्स माइंड को देखें और उसकी मेंटल एंग्विश को देखें, क्लिनिकल डिसऑर्डर को देखें पोएटिस की, तो फिर हमें ये जो लॉन्ग व्हाइट बॉक्स है ये एक ताबूत दिखाई देता है, कफन जिसे हम कहते हैं। तो ये एक कफन नुमा डिब्बा उसे लग रहा है, जैसे इसकी मैयत इसमें पड़ी हुई हो, ये ताबूत है। वट हैव दे अकम्प्लिश्ड, अब लोग क्या मुकम्मल कर चुके हैं। वाई एम आई कोल्ड, और मुझे सर्दी मालूम क्यों हो रही है, महसूस क्यों हो रही है। इसका मतलब यह है कि वो सर्द महरी का शिकार हो चुकी है, जिसमें हम ये भी कह सकते हैं कि कोल्ड एसोसिएट करता है डेथ को। तो शायद वो मौत की घाटी में उतर चुकी है, इसलिए वो अपने आप को बहुत ज्यादा सर्द महसूस कर रही है। ये थी इस पोएम की सिंपल टेक्स्ट और ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन। अब हम चलते हैं इस पोएम में यूज होने वाली डिवाइसेस की तरफ। सबसे पहले हम इस पोएम के थीम्स को देखेंगे। इस पोएम के अंदर हमें आइडेंटिटी एंड एलिनिएशन का थीम मिला है। एक तो पोएटेस की आइडेंटिटी को शो किया गया है, दूसरा वो सोसाइटी से एलिनिएट या अलग थलग है। दूसरे नंबर पर जो इसका थीम है वो फियर और एंग्जाइटी देखा गया है, क्योंकि पूरी पोएम के अंदर हमें फियर सबसे टॉप पर और पोएटेस की एंग्जाइटी टॉप पे दिखाई दी है। थर्ड नंबर पर अगर हम देखें तो एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोसाइटी, जो माशरे की तवक्कुआत हैं वो दिखाई गई हैं कि माशरा इससे असल में चाहता क्या है सिल्विया प्लाथ से। उसके बाद 4 नंबर पे देखें तो नेचर एंड अनकॉन्शियस माइंड को भी दिखाया गया है।
क्योंकि ये नेचुरल सेटिंग है जिसके अंदर बीज, जिसके अंदर फ्लावर्स, जिसके अंदर गार्डन्स, जिसके अंदर विल्जर्स और मुख्तलिफ लोग हैं। तो ये सारा अनकॉन्शियसनेस भी और ट्रांसफॉर्मेशन, एक चीज से दूसरी चीज में बदलाव जो है वो, ये तमाम चीजें इसके थीम्स में आएंगी। अब इस पोएम के अगर सिंबल्स को देखें तो वेरी सिग्निफिकेंट एंड इंपॉर्टेंट सिंबल्स आर, नंबर 1 बीज, शहद की मक्खियां किसकी सिंबल हैं? इंडस्ट्री या डिजायर की सिंबल हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ख्वाहिशात की सिंबल के तौर पर और इंडस्ट्री की सिंबल पर ली जा सकती हैं। उसके अलावा ये जो सूट पहने हुए हैं ये प्रोटेक्शन का सिंबल है, स्मोक कंट्रोल का सिंबल है, जो लोग कंट्रोल किए हुए हैं। स्मोक जो है वो मक्खियों को कंट्रोल किए हुए है, और लोग और खास तौर पे टेड ह्यूज जो है वो सिल्विया प्लाथ को कंट्रोल किए हुए है, या सोसाइटी जो है वो पोइटेस को कंट्रोल किए हुए है। हाइव फेमिनाइन के और कन्फाइनमेंट के थीम के या सिंबल के तौर पर आएगा, क्योंकि हाइव जो है वो कन्फाइनमेंट है, वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती, वो कैद है। और व्हाइट कलर जो है वो इनोसेंस के सिंबल के तौर पर हम देख सकते हैं। अब अगर हम देखें तो इस पोएम के अंदर एलिट्रेशन भी मिलेगी। एलिट्रेशन कहते हैं बिगिनिंग ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स विद द सेम कॉन्सोनेंट लेटर्स इन द सेम लाइन इज कॉल्ड एलिट्रेशन। जब एक ही लाइन के दो या दो से ज्यादा अल्फाज सेम कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होते हैं तो उसको एलिट्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइन नंबर 1 2 3 में देखें तो एलिट्रेटिव लेटर्स हमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि दीस और दा, टी टी का साउंड एलिट्रेशन की एग्जांपल है। इसी तरह अगर हम आगे देखें दे और दा, तो ये भी एलिट्रेटिव वर्ड्स हैं। इसी तरह मीट और मी, एम एम, ये भी एलिट्रेशन की एग्जांपल है। अगर लाइन नंबर 2 में देखें दा, ये टी टी की जो साउंड की रिपीटिशन है, ये कॉन्सोनेंट लेटर की रिपीटिशन एलिट्रेशन की एग्जांपल है। लाइन नंबर 3 में अगर हम देखें स्लीवलेस, समरी, ये एस एस की इसी तरह रिपीटिशन है, तो जिसको हम एलिट्रेशन कहेंगे। अब आते हैं कॉन्सोनेंट्स की तरफ। सेम कॉन्सोनेंट लेटर्स सेम लाइन के अंदर डिफरेंट वर्ड्स में जब रिपीटेड हो तो उसको कॉन्सोनेंट्स कहेंगे। जैसे कि लाइन नंबर 4 और 5 में अगर हम देखें तो हमारे पास ग्लव्ड और कवर्ड, डी डी लेटर्स जो है वो, इसी तरह डिड, ये भी डी डी। तो 3 वर्ड्स डी लेटर के साथ कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं जो रिपीटेड हैं सेम लाइन में, ये कॉन्सोनेंट्स की एग्जांपल है। इसी तरह लाइन नंबर 5 में देखें स्माइलिंग, टेकिंग, ये जी जी के जो लेटर्स हैं ये भी कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं। उसके अलावा एंड और टैक्ड, इसी तरह हैट और एंशियंट और हैट, टी का और डी का, तो ये सारे कॉन्सोनेंट लेटर्स की रिपीटिशन है जो कॉन्सोनेंट्स कहलाएगी। अगर बिगिनिंग ऑफ द वर्ड हो तो वो एलिट्रेशन है, और अगर बिगिनिंग में ना हो तो ये कॉन्सोनेंट की एग्जांपल है। अब आते हैं एसोनेंस की तरफ। एसोनेंस कहते हैं रिपीटिशन ऑफ वाउल साउंड इन डिफरेंट वर्ड्स इन द सेम लाइन। एक ही लाइन के अंदर मुख्तलिफ अल्फाज में जब वाउल की रिपीटिशन हो तो उसे एसोनेंस कहेंगे। जैसे लाइन नंबर 1 2 3 4 5 में हम देख सकते हैं दीस और दा, ई के जो वाउल साउंड है उसकी रिपीटिशन है। इसके अलावा दे और दा, ये ई की रिपीटिशन जो है वो एसोनेंस की एग्जांपल है। दा जो ई लास्ट पे आ रहा है, इन चारों के वो सारे जो है वो एसोनेंस की एग्जांपल है। इसी तरह स्लीवलेस के अंदर और ड्रेस के अंदर ई की रिपीटिशन, समरी के अंदर भी ई की रिपीटिशन, ये भी एसोनेंस की एग्जांपल है। ग्लव्ड और कवर्ड ओ की रिपीटिशन है। स्माइलिंग और टेकिंग और वेल्स आई की रिपीटिशन है। ये वाउल साउंड की रिपीटिशन एसोनेंस कहलाएगी। इसी तरह हम पूरी पोएम्स के अंदर एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंस और एसोनेंस को पॉइंट आउट कर सकते हैं। ये हाईलाइटेड फॉर्म में आपके सामने मौजूद है। अब आते हैं नेक्स्ट टेक्निक एनाफोरा की तरफ। एनाफोरा किसे कहते हैं? बिगिनिंग ऑफ टू और मोर देन टू लाइंस विद द सेम वर्ड, एक ही लफ्ज के साथ जब दो या दो से ज्यादा लाइंस शुरू हो रही हो तो उसको एनाफोरा कहती हैं। जैसे कि लाइन नंबर 11 और 12 को अगर हम देखें तो ये एनाफोरा की एग्जांपल है। विच इज द रेक्टर नाउ, और नेक्स्ट लाइन में है विच इज द मिडवाइफ। तो लाइन नंबर 11 और 12 विच के वर्ड से स्टार्ट हो रही है जो एनाफोरा की एग्जांपल है। उसके अलावा सिमिली को अगर हम देखें तो दो मुख्तलिफ चीजों को एज या लाइक के साथ जब कंपेयर किया जाता है तो इसको सिमिली,
जैसे कि यहां पर लाइन नंबर 6 में देखें, आई एम न्यूड एज अ नेक, तो अपने आप को वो बरहना कह रही है, एक नेक की तरह, चिकन नेक की तरह। तो यहां चिकन नेक के साथ कंपेयर किया गया एज का वर्ड यूज करके, जो सिमिली की एग्जांपल है। अब नेक्स्ट देखें तो लाइन नंबर 16 के अंदर भी नेक्स्ट पेज में हमें सिमिली मिलेगी, जहां होगी मैं पॉइंट आउट करूंगा। उसके बाद है रिटोरिकल क्वेश्चन। रिटोरिकल क्वेश्चन एक ऐसे क्वेश्चन को कहते हैं जिसका आंसर पोएट या पोएटेस को मालूम हो, लेकिन वो रीडर तक बात पहुंचाने के लिए वहां पर क्वेश्चन मार्क का यूज करता है। लाइन नंबर 1 के अंदर अगर हम देखें तो वो यहां कह रहा है मीट मी, जो मुझे मिलने आए हैं वो कौन है। तो असल में ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको रिटोरिकल क्वेश्चन कहेंगे। लाइन नंबर 1 के अंदर भी है, लाइन नंबर 6 में भी लव मी क्वेश्चन मार्क, इसी तरह लाइन नंबर 11 के अंदर ब्लैक, इसी तरह लाइन नंबर 12 के अंदर कोट, इसके बाद क्वेश्चन मार्क यूज किए गए हैं। तो ये रिटोरिकल क्वेश्चंस कहलाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं पर्सोनिफिकेशन को। पर्सोनिफिकेशन ये होता है कि जब हम नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स का या बेजान चीजों को जानदारों की खसूसियात दें, तो इसको पर्सोनिफिकेशन, जैसे लाइन नंबर 18 में देखें तो यहां पर्सोनिफिकेशन की टर्म यूज की गई है। लाइन नंबर 18 है क्रीमी बीन्स फ्लावर्स विच ब्लैक आईज। अब ब्लैक आईज फूलों को कहा गया, तो आईज तो ह्यूमन ट्रेट है, इसलिए ब्लैक आईज जब फूलों को दी गई है तो इसका मतलब है कि यहां पर फूलों को पर्सोनिफाई किया गया है। अब इसी पेज के अंदर अगर हम देखें तो लाइक पीपल, ये भी सिमिली की एग्जांपल है। लाइक बोर्ड हार्ट, पत्ते जो हैं वो दिलों की तरह कंपेयर किए गए हैं, तो ये भी पर्सोनिफिकेशन है। स्ट्रिंग के बाद क्वेश्चन मार्क हमें बता रहा है कि ये रिटोरिकल क्वेश्चन यूज किया गया है। फिर दोबारा पीछे देखें तो लाइन नंबर 6 के अंदर कायुरा का यूज किया गया है। कायुरा ये होता है कि जब पोएट या पोएटेस किसी लाइन के अंदर पंक्चुएशन मार्क का यूज करते हैं पॉज या ब्रेक लेने के लिए, तो इस टेक्निक को कायुरा कहती हैं। जैसे कि लाइन नंबर 6 में पढ़े, आई एम न्यूड एज अ चिकन नेक, उसके बाद कोमा यूज किया गया है। डज नोबडी लव मी, क्या मुझसे कोई प्यार नहीं करता। तो ये जो नेक के बाद पॉज या ब्रेक लिया गया है, इसको कायुरा कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पेज नंबर 3, जिसमें एंजेममेंट हमें देखने को मिलेगा। एंजेममेंट उस टेक्निक को कहते हैं जब एक लाइन को पढ़ने के बाद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डिवेल्प ना हो, तो पोएट नेक्स्ट लाइन को भी मतलब कि रीडर जो है वो नेक्स्ट लाइन को भी पढ़े उसको समझने के लिए, तो इस टेक्निक को एंजेममेंट कहते हैं और ये रन ऑन लाइन कहलाती है। इसके अलावा इसके बरक्स जब कोई लाइन पढ़ने के बाद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डिवेल्प हो जाए तो उसे एंड स्टॉप लाइन बोला जाता है। जैसे कि आई कैन नॉट रन, आई एम रूटेड, आई एंड द गोर्स हर्ट मी, वो मुझे तकलीफ पहुंचा रही है, कैसे, विद इट्स येलो पर्सिज, अपने जर्द नुकीले नोकों या कांटों के साथ। तो यहां पर एंजेममेंट की एग्जांपल है, नेक्स्ट लाइन भी पढ़नी पड़ेगी। नेक्स्ट लाइन नंबर 35 में अगर हम देखें तो एनोमोटोपिया की सेंस यूज की गई है। एनोमोटोपिया जो है वो सेंस ऑफ हियरिंग को जो चीज अपील करती है उसे एनोमोटोपिया कहते हैं। जैसे क्वाइटली हमिंग, तो हमिंग का वर्ड जो है वो एनोमोटोपिया की टर्म में लेंगे लाइन नंबर 35 में। उसके बाद 37 को देखें तो माइंड ऑफ हाइव का वर्ड यूज किया गया है, मतलब के मक्खियों की या मलका की का इरादा है या जहन है, तो ये मेटाफर यूज किया गया है, मतलब कि मक्खियों के लिए माइंड ऑफ हाइव का वर्ड यूज किया गया है। उसके अलावा सनिकडिकी की टेक्निक 40 नंबर लाइन में यूज की गई है। सनिकडिकी क्या होता है कि जब किसी एक पार्ट का यूज किया जाए पूरी बॉडी को मेंशन करने के लिए, तो इस टेक्निक को सनिकडिकी कहते हैं। और इसी तरह लाइन नंबर 43 में देखें तो रिटोरिकल क्वेश्चन में मिलेगा, और इसी तरह लाइन नंबर 50 के अंदर भी रिटोरिकल क्वेश्चन है। ये कुछ फिगर ऑफ स्पीच भी आपके सामने मेंशन कर दी हैं, इसके थीम, सिंबल्स और पोएटिक डिवाइसेस आपके सामने हैं, टेक्स्ट, और इसके अलावा जो इसका लिटरल मीनिंग है वो भी बता दिया है, और लिटरल मीनिंग के साथ साथ जो हिडन थॉट्स है पोएट्स के अपनी तरफ से बेहतरीन अंदाज में आप तक पहुंचाए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।